Hello and welcome to Nomika Computer Consultancy. My name is Manish and today's topic of discussion is CEIL method in Java. Basically, this method is used to find out the ceiling value of a mathematical number. किसी बोर्ड में क्लास 9 और क्लास 10 दोनों ईयर के बच्चों के लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट है और क्लास 9 के यूनिट नंबर 6 में मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स में ये जो है टॉपिक दिया गया है। सो उसी से रिलेटेड हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, सो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक इज मेथड्स ऑफ मैथ क्लास, जिसमें हम लोग CEIL मेथड के बारे में जानेंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो CEIL मेथड सिर्फ एक पैरामीटर लेता है। पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है x। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेथड सिर्फ एक पैरामीटर लेके काम करता है। लेकिन पैरामीटर किस टाइप का होगा और रिटर्न में किस टाइप का आपको रिजल्ट मिलेगा, इन सब बातों को आप जान पाएंगे जब हम आगे डिटेल से पढ़ाई करेंगे। तो सो व्हाट इज CEIL फर्स्ट? ओके, सो CEIL इज अ मेथड which is defined in math class and it is found in java.lang package। मैथ क्लास एक प्रीबिल्ड क्लास है जो कि java.lang पैकेज के अंदर मिलती है और java.lang पैकेज ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड पैकेज होती है। इट मीन्स कि जब भी हम अपना कोड अपने कोड एडिटर पे लिखेंगे तो हमें अलग से java.lang पैकेज को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट, we use CEIL method to round a number up to the nearest integer number। हम सभी लोगों ने मैथमेटिक्स में राउंड करना सीखा हुआ है। तो बेसिकली CEIL मेथड इज यूज्ड टू फाइंड आउट द सीलिंग वैल्यू ऑफ अ मैथमेटिकल नंबर। तो जब हम सीलिंग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम राउंड अप करते हैं नंबर को, राइट, अपवर्ड साइड। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो सपोज अगर मैं ये बोलूं कि 4.3 की सीलिंग वैल्यू क्या है, तो 4.3 के नियरेस्ट जो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू है वो है 5.0, राइट। सो 4.3 के ऊपर कौन सी इंटीजर वैल्यू आपको मिलती है? सबसे पहले 5.0, तो इसकी सीलिंग वैल्यू क्या कहलाएगी? 5.0। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि 1.9 की सीलिंग वैल्यू कितनी है, तो 1.9 से ऊपर की तरफ आप मूव करोगे तो आपको सबसे पहले जो इंटीजर वैल्यू मिलती है वो है 2.0। तो इसकी सीलिंग वैल्यू आपको क्या मिलती है? 2.0। फाइन। अगर खुद आप एक इंटीजर नंबर की सीलिंग वैल्यू निकालो तो आपको वो नंबर ही आंसर में मिलता है। तो बेसिकली में CEIL जो मेथड है वो सीलिंग वैल्यू ही फाइंड आउट करने के लिए हमें जावा में दिया गया है। फाइन, ओके। सो हमें अब इसके बाद जानना है कि CEIL जो मेथड है उसका मेथड हेडर क्या है। मेथड हेडर में किसी भी मेथड की मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन लिखी गई होती है कि वो मेथड पैरामीटर किस टाइप का लेगा और रिजल्ट आपको किस टाइप में देगा, राइट। सो दिस इज द मेथड हेडर ऑफ CEIL मेथड। क्लियरली आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? स्टैटिक। यहाँ पे स्टैटिक लिखने का मतलब क्या है? इट शोज दैट CEIL इज ए स्टैटिक टाइप ऑफ मेथड। और जो भी मेथड स्टैटिक टाइप का मेथड होता है उसको जब भी हम यूज करेंगे तो जिस क्लास में वो लिखा गया होता है, जिस क्लास में वो डिफाइन किया गया होता है, उस क्लास का नाम हम सबसे पहले मेंशन करते हैं। सो वी विल कॉल इट बाय राइटिंग math.ceilx, राइट। तो अगर मुझे कभी भी सपोज 4.3 की सीलिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है जावा में, तो इसमें जावा में एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे? आई नीड टू राइट डाउन लाइक दैट math.ceil एंड इन ब्रैकेट 4.3। हमें कुछ ये लिखना होगा क्योंकि ये एक स्टैटिक टाइप का मेथड है, इसीलिए हमें जिस क्लास में इसको डिफाइन किया गया है उसको लिखना होता है। उसके बाद डॉट ऑपरेटर हमें यूज करना होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ सेकेंड इज डबल। CEIL के जस्ट पहले डबल लिखा गया है। इसका मतलब यह है कि CEIL आफ्टर प्रोसेसिंग आपको जो डेटा देगा वो डबल टाइप में देगा, राइट। दिस इज द रिटर्न टाइप। डेटा आपको डबल में ही देगा, इसके मेथड हेडर में ही लिखा गया है। सो ऑलवेज CEIL returns double type data
after its execution. Third one is CEIL. This place is for the name of your method. तो आपके मेथड का नाम क्या है? CEIL. So CEIL is the name of method. Fine. फोर्थ पोर्शन में क्या है कि पैरेंथेसिस के अंदर $X लिखा हुआ है. It shows that CEIL method will take just one parameter और वो पैरामीटर किस टाइप का होना चाहिए? डबल टाइप का होना चाहिए. इट मीन्स CEIL जो मेथड है वो जो डेटा लेकर ही काम करेगा, उस डेटा का जो टाइप होगा वो डबल टाइप का होगा. सो X इज अ वेरिएबल हियर रिप्रेजेंटिंग फॉर्मल पैरामीटर ऑफ टाइप डबल. सो लेट समराइज द नेम ऑफ दैट मेथड इज CEIL and it will take double type of data as an input, will give you return in double and it is of static type. Fine. Okay. So how to use CEIL method? CEIL method को हमें कैसे यूज करना है, क्योंकि बिना आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए आपके दिमाग में ये चीज बैठेगी नहीं कि किस तरीके से हमें इसे यूज करना है. तो यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम दिखाया गया है. Here the class name is NCC and after that you are writing public static void main. यहाँ पे जो मैंने क्लास का नाम NCC लिया है, आप कुछ भी अपने क्लास का नाम ले सकते हैं. इसके बाद आप सपोज एक वेरिएबल बना रहे हो A. किस टाइप का है ये वेरिएबल? डबल टाइप का है और इसमें जो डेटा आप असाइन कर रहे हो ये है डबल टाइप का 2.7, राइट. इसके बाद हमने एक और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हुआ है, डबल टाइप का है. ये वेरिएबल सीलिंग वैल्यू निकालने के बाद जो रिजल्ट आता है वो स्टोर करने के लिए बनाया गया है. तो असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद यहाँ पे लिखा गया है math.ceil इन ब्रैकेट A. सो इस मेथड को A एज अ पैरामीटर पास किया गया है और A में जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी? रिप्लेस हो जाएगी. सो 2.7 इज गोइंग टू CEIL मेथड. CEIL मेथड उसको लेकर के उसकी सीलिंग वैल्यू फाइंड आउट करके रिजल्ट भी यहीं पे आपको रिटर्न करेगा. तो 2.7 की जो सीलिंग वैल्यू होगी वो होगी 3.0. सो 3.0 विल बी रिटर्न्ड हियर और फिर ये 3.0 किसको असाइन कर दिया जाएगा? Z को. इसके बाद लिखा गया है system.out.println इन ब्रैकेट Z. तो 3.0 आपके स्क्रीन पे दिखाई देगी. यहाँ पे प्रोग्राम क्लोज होता है. जब इसको आप रन कराएंगे तो आपको वैल्यू मिलती है 3.0. फाइन. तो जो भी अभी हम लोगों ने प्रोग्राम देखा है उसको हम कोड एडिटर पे भी टाइप करके उसका आउटपुट देखेंगे कि किस तरीके से वो बिहेव करता है. साथ साथ और कुछ और भी केसेस हम डिस्कस करने वाले हैं. तो टाइप द कोड. सो क्लास NCC, यहाँ पे मैंने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन ब्रैकेट स्ट्रिंग args. मेन के अंदर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा डबल टाइप का. तो डबल X इज इक्वल टू सपोज आई एम राइटिंग 2.6. मुझे X को CEIL मेथड के अंदर एज ए पैरामीटर पास करना है सो दैट आई कैन गेट द सीलिंग वैल्यू ऑफ 2.6. तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊंगा डबल Z सपोज और मैं यहाँ पे लिखता हूँ math.ceil. ध्यान रहे कि जब भी आप CEIL को यूज करेंगे उसके आगे मैथ डॉट लगाना जरूरी है. आप CEIL में X एज ए पैरामीटर यहाँ पे पास कर रहे हैं. तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, X एक इनपुट की तरह CEIL के पास जाता है और CEIL जो मेथड है वो प्रोसेसिंग करना स्टार्ट करेगा और आपको एक सीलिंग वैल्यू रिटर्न करेगा. तो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो यहीं पे क्या हो जाएगी? प्लेस हो जाएगी. फिर उसके बाद वो Z में क्या हो जाएगा? असाइन हो जाएगा. So this is the process. After that I will print that result on a screen. So system.out.println, यहाँ पे मैं लिखता हूँ Z. Okay. So run this file और रन होने के बाद आपको आउटपुट मिलता है 3.0. Okay. एक और केस मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है. मैं यहाँ पे एक दूसरा डेटा पास करता हूँ जो कि डबल ना हो करके इंट टाइप का हो सकता है या बाइट टाइप का हो सकता है, जो शॉर्ट हो सकता है, व्हाटएवर. तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे. सपोज मैंने लिखा है इंट x इज इक्वल टू 3. फाइन. ओके. सो आप x को अब क्या कर रहे हो? यहाँ पे पास कर रहे हो. तो आप में से बहुत लोग ये सोचेंगे कि x क्या है? इंट टाइप का है. बट CEIL जो मेथड होता है वो पैरामीटर में डबल ही लेता है.
अब इस केस में क्या होगा, तो मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं कि जब भी आप छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है। तो CEIL मेथड तो डेफिनेटली डबल में ही पैरामीटर लेगा, और वो भी आप पास क्या कर रहे हो, इंट में, तो इंट विल गेट कन्वर्टेड टू डबल टाइप ऑटोमेटिकली। इसको हम ऑटोमेटिक न्यूमेरिक प्रमोशन बोलते हैं। इम्प्लिसिटली इंट वैल्यू जो होती है वो डबल में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो 3 है जो कि इंट टाइप का है, it will get converted to 3.0, it will get converted to 3.0 फाइन। तो CEIL अपना 3.0 लेकर के काम करता है, और आपको बता दे कि 3.0 की सीलिंग वैल्यू 3.0 ही आएगी। तो चलिए इसको रन करते हैं, रन दिस फाइल एंड यू विल गेट द रिजल्ट 3.0। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूं डबल x इज इक्वल टू -1.9, ओके, मुझे -1.9 की सीलिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको आप अगर आप रन कराओगे तो -1.9 की जो सीलिंग वैल्यू है वो आपको मिलेगी -1.0, क्योंकि नेगेटिव केस में जब आप सीलिंग वैल्यू निकालते हो तो हम जीरो के तरफ मूव करते हैं सीलिंग वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, मैथमेटिकली यू नो दैट। सो run this file and you will get -1.0, okay, so you get -1.0. Special cases, some of the special cases are there which may confuse you, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है। So in CEIL if x is NaN का फुल फॉर्म क्या है, नॉट अ नंबर, बेसिकली इट्स अ कांस्टेंट, इट्स अ constant of type either float और डबल। मैंने इसके बारे में पहले भी मेंशन किया हुआ है कि जावा में NaN एक कांस्टेंट होता है जो कि डबल या फिर फ्लोट हो सकता है, राइट। तो अगर आप x को NaN बना करके आप CEIL को पास करते हो तो रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो NaN ही मिलेगा। All right, if x is a positive infinity, right, so this is also a constant in Java। तो ये डबल में भी हो सकता है और फ्लोट में भी हो सकता है। अगर आप x को पॉजिटिव इन्फिनिटी बना करके अगर आप भेजते हो CEIL के पास तो ये आपको रिजल्ट देता है पॉजिटिव इन्फिनिटी, राइट। इफ x is negative infinity then result is negative infinity, fine। if x is positive 0 plus point, sorry, if x is positive 0.0 और minus 0.0, अगर आप x की वैल्यू या तो 0.0 पॉजिटिव में रखो या 0.0 नेगेटिव में रखो तो आपको रिजल्ट भी सेम मिलेगा, राइट, ओके। एक स्पेशल केस यहाँ पे CEIL के साथ ये है कि अगर x की वैल्यू -1.0 से क्या हो, बड़ी हो, और 0.0 से क्या हो, छोटी हो, उस केस में जो आपको रिजल्ट मिलता है -0.0 मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे x की वैल्यू क्या है -0.3 और आप इस तरीके से यूज कर रहे हो अपने इंस्ट्रक्शन में मैथ CEIL x, तो यहाँ पे जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 0.0। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अभी हम प्रैक्टिकली सारे एग्जांपल्स कोड एडिटर पे भी देख लेंगे कंपाइल करके। ऑलराइट, सो सम ऑफ द स्पेशल केसेस आर देयर विद CEIL मेथड। तो हमने स्पेशल केसेस पे कुछ देखा, ये था कि अगर आप पैरामीटर में NaN पास करते हैं या फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी पास करते हैं या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी पास करते हैं तो उसमें CEIL का थोड़ा सा बिहेवियर डिफरेंट था। तो उसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं एक एक करके। So suppose I am creating a variable double a is equal to, अब मैं यहाँ पे ना a में NaN असाइन करना चाहता हूँ। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि NaN एक कांस्टेंट होता है। जब भी कोई नंबर एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं हो पाता है, फ्रैक्शनल डेटा कोई एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं हो पाती है कंप्यूटर में, तो उसको NaN कांस्टेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे NaN a में स्टोर करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा डबल डॉट NaN, फाइन, ओके।
suppose directly I am printing the ceiling value of a on screen, so I can write system dot out dot println, in bracket I will write here math dot ceil and pass it to the ceil method. Fine. Now run the program. तो यहाँ पे आपने ये देखा कि जब आपने nan स्टोर a में करके a को एज अ पैरामीटर पास किया तो आपको रिजल्ट भी क्या मिलता है, nan ही मिलता है. Suppose you are passing positive infinity, so positive, आप पॉजिटिव इन्फिनिटी रिप्रेजेंट कराने के लिए कुछ इस तरीके से लिखते हैं डबल डॉट पॉजिटिव अंडरस्कोर इन्फिनिटी. ओके. और इसके बाद आप ए को CEIL मेथड में पास करते हैं एज ए पैरामीटर. अब आपको फाइल को रन कराना होगा एंड सी द रिजल्ट. सो इन्फिनिटी, अगर आप पॉजिटिव इन्फिनिटी आप पास करते हो एज ए पैरामीटर तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव इन्फिनिटी ही मिलता है. एंड सपोज अगर आप निगेटिव इन्फिनिटी अगर आप पास कराते हो तो आपको रिजल्ट भी निगेटिव इन्फिनिटी ही मिलेगा. लो, निगेटिव इन्फिनिटी. ओके. एक और केस था कि सपोज आई एम राइटिंग हियर 0.0. ऑलराइट. सो अब हम देखते हैं कि हमें रिजल्ट क्या मिलता है. फाइन. अगर हम a की वैल्यू 0.0 रखें और सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन के अंदर हम सीलिंग निकालने के लिए CEIL मेथड का यूज कर रहे हैं, सो वी आर राइटिंग हियर मैथ डॉट CEIL इन ब्रैकेट a, तो हमें क्या मिलता है, रिजल्ट 0.0 ही मिलता है. नाउ अगर मैं यहाँ पे -0.0 पास करके एक बार देखो कि रिजल्ट क्या मिलता है मुझे, तो आउटपुट विल बी -0.0. फाइन. आपने पॉजिटिव 0.0 दिया या नेगेटिव 0.0 दिया तो आपको सेम आउटपुट वही मिलता है. फाइन. एक और केस मैंने बताया था कि अगर x की वैल्यू -1.0 से बड़ी हो, ओके, एंड 0.0 से छोटी हो, उस केस में आपको नेगेटिव 0.0 मिलता है. सपोज 0.3, नेगेटिव 0.3 मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि जो रिजल्ट है वो 0.0 आएगा, बट एक्चुअली में ये 0.0 ना करके -0.0 देगा. फाइन. सो सी द रिजल्ट. सो दीज आर द स्पेशल केसेस. आई होप you understand it. Thank you. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and like, share and comment. Thank you.